दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से हर साल काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, बिहार पीएससी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सारी जितने भी स्टेट सर्विसेज हैं और छोटे बड़े जितने पेपर हैं सब में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सन से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने स्टार डिस्कस किया था कि उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, किस तरीके से बनता है एसेट्रा, और सन भी एक स्टार है। अच्छा, दूसरी बात, सन एक छोटा तारा है, ड्वार्फ स्टार है, और सन का जो स्ट्रक्चर है वो भी लेयर्स के फॉर्म में मिलता है। तो दोस्तों सन की टोटल 7 लेयर्स मानी जाती हैं, जिसमें सबसे पहली लेयर है वो कोरोना है। ये जो कोरोना है ये हमको नॉर्मल, जब हम सन को देखते हैं ना, सूर्य को, तो जो एक चमकता हुआ हमको जो सूरज दिखाई देता है वो एक्चुअल में सन का सरफेस है, जिसको फोटोस्फेयर बोलते हैं। फोटोस्फेयर वो कोरोना नहीं है। ये कोरोना और सेकंड लेयर क्रोमोस्फेयर, ये 2 लेयर हमको नॉर्मल दिखाई नहीं देते। ये कब दिखाई देते हैं? टोटल सोलर एक्लिप्स के समय पर। टोटल सोलर एक्लिप्स के समय पर जब मून सन को पूरा ढक लेता है और उसके चारों तरफ उजाला सा हमको एक वेरी शार्प लाइट दिखाई देती, दैट इज दी कोरोना। और उस शार्प वाइट लाइट का जो डाउन साइड है उस पर जो रेडिश सा हमको दिखाई देता है, दैट इज दी क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर एक ट्रांजिशन जोन है कोरोना और फोटोस्फेयर के बीच में। अच्छा, ये कोरोना का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली चीज तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं फोटोस्फेयर का, तो ये फोटोस्फेयर का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, लेकिन कोरोना का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। बहुत हाई होता है, वेरी हाई टेम्परेचर। अच्छा, जो एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों सोलर विंड्स का, तो सोलर विंड्स का जो सोर्स है वो कोरोना को माना जाता है कि कोरोना से सोलर विंड्स निकलते हैं। अब ये जो सोलर विंड्स है इसका यूज क्या है, ये क्यों, इसका हमारे जो सोलर सिस्टम है इसके लिए उपयोग क्या है, और क्या हमारी अर्थ के लिए ये नुकसानदायक है कि फायदेमंद है? देखो, अगर पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की बात करूं तो ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं, ये सोलर विंड हैं, ये हीलियोस्फेयर को बनाते हैं। हीलियोस्फेयर क्या होता है? एक, ये समझो कि एक चार्ज पार्टिकल का ब्लैंकेट है जो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है। सन और सारे जो प्लैनेट्स हैं और एस्टेरॉइड्स हैं, इन सबको चार्ज पार्टिकल का एक ब्लैंकेट घेरे हुए है। ये ब्लैंकेट क्या करता है? ये ब्लैंकेट जो गैलेक्टिक कॉस्मिक वेव्स हैं उनसे हमारे सोलर सिस्टम को बचाता है। तो ये एक मेन काम है सोलर विंड्स का, ठीक है। अब ये हमारी अर्थ के लिए, तो भाई देखो, अगर हम सन और अर्थ के रिलेशनशिप की बात करें, अगर ओवरऑल की बात करें तो हाँ भाई, क्योंकि अगर ये हीलियोस्फेयर पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है तो अर्थ को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है साहब, अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है गैलेक्टिक रेडिएशन से। लेकिन जो सोलर रेडिएशंस हैं, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए, वो भी तो ये सोलर विंड के अंदर में है। सोलर विंड तो वो भी लेकर के आ रहा है, तो वो उससे अर्थ का क्या सिस्टम है? तो दोस्तों हमारी अर्थ के पास में जिस तरीके से सोलर विंड्स एक चार्ज पार्टिकल का ब्लैंकेट कवर कर देती हैं हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के लिए, उसी तरीके से अर्थ की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड एक सिमिलर एक ब्लैंकेट और हमारा मिलकर के कुछ जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो दोनों मिलकर के कुछ एक ब्लैंकेट कवर इस अर्थ को देते हैं, जो कि सन से, जो सन का जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, उसका जो हार्मफुल पार्ट है वो हमारे अर्थ के इंटरनल एटमॉस्फेयर तक नहीं आ पाता है और हमको वो बचा देता है। तो प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म यहाँ पर पे है। जो ऑरोराज हम बात करते हैं, नॉर्दर्न रीजन के अंदर में ऑरोरा बोरेलिस एंड साउदर्न रीजन के अंदर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, जो लाइट्स हैं, नॉर्दर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट्स, वो भी इन सोलर फ्लेयर्स के कारण से ही दिखाई देती हैं।
क्यों दिखाई देती हैं, हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल पे क्यों दिखाई देती है, वो हम आगे के चैप्टर्स के अंदर बात करेंगे। जब हम डिटेल में एटमॉस्फेयर को बात करेंगे तब हम वहां पर बात करेंगे। अभी के लिए तो ये चीज है। तो ये दोस्तों दो, पहली लेयर है कोरोना और दूसरी लेयर है क्रोमोस्फेयर। तीसरी लेयर जो हम जब सूर्य को देखते हैं हमारी आंखों से, नॉर्मल आंखों से, कोई इक्विपमेंट वगैरह नहीं, तो जो हमको एक चमकता हुआ पार्ट दिखाई देता है सन का, दैट इज द फोटोस्फेयर। वही फोटोस्फेयर है जिसको कि सन का सरफेस के नाम से हम जानते हैं। सन का सरफेस इक्वल्स टू फोटोस्फेयर। इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पे इसका टेम्परेचर रहता है। और इसके नीचे की जो लेयर है दैट इज द कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां जो हीट का ट्रांसफर है, जो एनर्जी का ट्रांसफर है, वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। जो गर्म मटेरियल है वो गर्म मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और इस तरीके से शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज द कन्वेक्शन। तो यहां जो इस पूरे के पूरे रीजन में कन्वेक्शन जोन के अंदर में जो हीट ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है के कारण से इसको कन्वेक्शन जोन हम बोलते हैं। इस कन्वेक्शन जोन के नीचे है रेडिएटिव जोन, लेकिन इन कन्वेक्शन जोन और रेडिएटिव जोन के बीच में एक टैकोक्लाइन के नाम से एक लेयर है। दोस्तों देखो, ये सेंट्रल कोर एक वो पार्ट है सन का जो सारा का सारा न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को, मैक्सिमम न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को अपने साथ में लिया हुआ है और सन की पूरी एनर्जी का सोर्स यहां से स्टार्ट होता है ना। अब यहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर है, इतनी ज्यादा डेंसिटी है और उस टेम्परेचर के होने के कारण से जो हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं वो अपने फ्यूजन के प्रोसेस में जाकर के एक हीलियम बनाते हैं और उससे जो एनर्जी ट्रांसफर है वो यहां पर रेडिएशन के फॉर्म में होता है। इसी कारण से इस जोन का जो अपर जोन है इसका जो नाम है वो रेडिएटिव जोन के नाम से रखा गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो एनर्जी ट्रांसफर है वो हो रहा है कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन मीडियम से। यहां पर हीट का जो ट्रांसफर है वो हो रहा है रेडिएशन से। तो इन दोनों सेगमेंट को बीच में सेपरेट करने के लिए टैकोक्लाइन एक लेयर मिलती है सन के लेयर स्ट्रक्चर के अंदर में, जो इन दोनों रीजन को सेपरेट करती है एक दूसरे से। ये जो रीजन है रेडिएटिव जोन का, ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर का जोन है। 2 to 7 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है इस रेडिएटिव जोन के अंदर में। और ये इतना टेम्परेचर होता है दोस्तों, 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से 7 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर। ये इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि जो हाइड्रोजन एटम है ये आयोनाइज हो जाता है। इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो फुली आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स का इस जगह पर न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस होते रहते हैं। ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसके अंदर में जो कोर है, ये कोर बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों सन का। यही सबसे ज्यादा डेंस पार्ट है, पूरे के पूरे सन का पावर हाउस है, जनरेटर है, पूरी सन की एनर्जी का सोर्स है ये कोर। यहीं पर सारे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलते हैं, धड़ाधड़ चलते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा है। इस कोर का, इस पूरे के पूरे सन का जो मास है उस पूरे मास की मेजॉरिटी वो इसी कोर के पास में है। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और यही रीजन है जिस कारण से इसको सन का पावर हाउस भी हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ लेयर्ड स्ट्रक्चर है सन का। अब इसके ऊपर पे क्वेश्चन कभी कभार इस तरीके से आ जाता है कि टैकोक्लाइन है वो किन 2 लेयर्स के बीच में है। दूसरा जो फोटोस्फेयर है, इस फोटोस्फेयर का जो अपर रीजन है, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के बीच का जो अपर रीजन है इसको टेम्परेचर मिनिमम रीजन बोलते हैं। ठीक, क्योंकि इसके ऊपर पे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है ना। और कोरोना हमको कब दिखाई देता है? टोटल सोलर एक्लिप्स के समय पर दिखाई देता है। सोलर विंड्स का सोर्स है कोरोना। तो इस तरीके से जो सन स्पॉट्स का एक कॉन्सेप्ट है, वो सन स्पॉट्स हमको फोटोस्फेयर में दिखाई देते हैं, जो अपने बेसिकली उनका टेम्परेचर अपने आसपास के रीजन के टेम्परेचर से कम होता है। एक रिसर्च का टॉपिक है ना।
तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस स्पेसिफिक टॉपिक से पूछे जाते हैं। दूसरा एक पार्ट है क्वेश्चन पूछने का कि सन पे मिशन कौन से गए, जैसे हमारा इंडिया का अभी रिसेंटली ही एक आदित्य L1 मिशन गया है। अच्छा दोस्तों, एक पॉइंट है कि ये जो आदित्य L1 गया है ये सन के कितनी पास गया है, ये एक क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं कि देखो जैसे ये सन हो और ये अर्थ है, ये अर्थ सन की ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। अब इस अर्थ और सन के बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर सन का ग्रेविटेशनल पुल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल फोर्स वो इक्वल लगता है उस एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, जिस कारण से अगर इस पॉइंट पर अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दें तो वो स्टेशनरी हो जाएगा, उसी जगह पर रह जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। उस एक पॉइंट को बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? लैग्रेंज पॉइंट। ऐसे 4-5 लैग्रेंज पॉइंट हैं जिनको L1, L2, L3, L4, L5 बोला गया है। ऐसा एक पॉइंट है जिसको L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 बोलते हैं, जो हमारी अर्थ से लगभग, अर्थ से इसका डिस्टेंस 1.5 मिलियन किलोमीटर्स है और सन से लगभग 148.5 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इतनी दूरी पर पे है ये लैग्रेंज पॉइंट, समझ रहे हैं आप? तो इस जगह पर पे हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो हमारे अर्थ से निकल करके 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर इस L1 पॉइंट पे, लैग्रेंज 1 पॉइंट पे जाकर के स्टेशनरी है और इस सन को वो स्टडी कर रहा है। ये इस आदित्य L1 की कहानी है। ये मत सोचना कि बिल्कुल सन के पास में चला गया है, वो यहां से स्टडी कर रहा है ना। तो वो सन तो इतना गर्म है, इतना ज़्यादा हीट है सन के पास में, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सन के करीब जाएगा तो वो तो जल जाएगा, है ना। एक पार्कर सोलर प्रोब है, नासा ने भेजा है, वो सबसे करीब सन के एटमॉस्फेयर के सबसे करीब जाने वाला एकमात्र साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन मिशन है अभी तक का। उसके अलावा अभी तक सन के उस लेवल तक नजदीक कोई भी नहीं गया। हमारा आदित्य L1 तो एक एलिमेंट्री साइंटिफिक मिशन है, वो हमारे भारत का है, तो वो इस जगह पर है। अभी आदित्य L1 करेगा क्या? ये सोलर विंड और सोलर फ्लेयर्स की स्टडी करेगा इस जगह से। दूसरा, इस सोलर एक्टिविटी का अर्थ पर और जो हमारा अंतरिक्ष है, जो स्पेस है, इसके ऊपर, इसके अदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो स्टडी करेगा। जो सोलर कोरोना है, जो हमको टोटल सोलर एक्लिप्स के समय दिखाई देता है, उस सोलर कोरोना के हीटिंग मैकेनिज्म को और उसकी फिजिक्स को स्टडी करेगा। इस तरीके से कुछ साइंटिफिक ऑब्जेक्ट हैं जिनको इस आदित्य L1 के थ्रू पूरा किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सन का हिसाब किताब है, किस तरीके से इसका लेयर स्ट्रक्चर है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे मून की। देखो, उसके पहले तो हम जरा देखें कि ये सन और अर्थ का जो रिलेशन है वो किस तरीके से है। जो हमारा अर्थ है वो कुछ इस तरीके से ऑर्बिट करती है, कुछ इस तरीके से ऑर्बिट करती है सन को, और अर्थ को मून ऑर्बिट करता है। ये दोनों काम साथ में हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा, अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और सन को भी ऑर्बिट कर रही है। सिमिलरली मून भी अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और अर्थ को भी ऑर्बिट कर रहा है। अब पहले अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ इस पूरे के पूरे ऑर्बिट प्रोसेस में कुछ समय ऐसा आता है जब वो सन के सबसे करीब होती है और कुछ समय ऐसा आता है जब सन से उसका डिस्टेंस दूर होता है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, सन से डिस्टेंस पास होना और सन से डिस्टेंस दूर होना,
तो अगर मैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस की बात करूं तो 147.1 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि पेरीहिलियन के नाम से जाना जाता है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस जनवरी 3, लगभग 3 जनवरी के आसपास से आता है, जिसमें अर्थ और सन का डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है, मिनिमम डिस्टेंस सबसे कम। ठीक है। दूसरा, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का, वो 152.1 मिलियन किलोमीटर है, जिसको एपीहिलियन बोलते हैं। फारदेस्ट डिस्टेंस जुलाई 4 पे ये घटना घटती है ना भाई। देखो, अर्थ लगभग कितने समय में इस सन के चारों ओर चक्कर काट लेती है? 365 डेज लगभग। इस 365 डेज में मतलब एक जगह से अर्थ ने इस जगह से चक्कर और वापस इस जगह पर पे आ गए, यही मतलब है ना। तो इस एक साल के चक्कर में, एक पूरे के पूरे रिवॉल्यूशन में, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डिस्टेंस मिनिमम होगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो ये एक ही साल में अर्थ के एक रिवॉल्यूशन साइकिल के अंदर में ऐसा एक बार आता है जब अर्थ का डिस्टेंस मिनिमम है, और ऐसा एक बार होता है जब अर्थ का डिस्टेंस मैक्सिमम है। तो जब अर्थ का डिस्टेंस मिनिमम होता है तो उसको पेरीहिलियन बोलते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पेरीहिलियन और एपीहिलियन ये कंफ्यूज कर देते हैं कैंडिडेट्स को जब वो पेपर के अंदर क्वेश्चन देखते हैं तब। तो ध्यान रखें, अर्थ और सन का डिस्टेंस जब कम से कम है, मिनिमम है, तब उस इवेंट को बोलते हैं पेरीहिलियन, और उस समय पर डिस्टेंस है 147.1 मिलियन किलोमीटर, और ये जनवरी 3 को ये इवेंट होता है, हर साल 3 जनवरी को। दूसरा, अगर अर्थ और सन का डिस्टेंस मैक्सिमम है तो उस इवेंट को एपीहिलियन बोलते हैं। एपीहिलियन, मैक्सिमम डिस्टेंस अर्थ सन से फारदेस्ट पॉइंट पे सिचुएटेड है इस जगह, इस समय पर, और वो इवेंट किस दिन होता है? 4 जुलाई को। तो एपीहिलियन और पेरीहिलियन, इन दोनों का मीन डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस कितना होगा? सो दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर। अब देखो, एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये क्या करता है? ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के जितने भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट, उन सबको मिलाकर के एक यूनियन बनाया। अब ये यूनियन करता क्या है कि जितनी भी ये स्पेस में जितनी भी नई नई खोजें होती हैं तो उनके नाम रखना, इन रिसर्च को और मोटिवेट करना, नए नए रिसर्च एसोसिएट्स को जोड़ना, और जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उनको स्टडी करना, उनको रिफाइन करना, और उनके बेसिस पर नए कंक्लूजन निकाल करके देना, और उनको सर्टिफाई करना कि भाई ये यूनिवर्सल कंक्लूजन्स हैं। ये काम करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर, इसको उन्होंने नाम दिया एयू का, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एक डिस्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है दोस्तों? डिस्टेंस की यूनिट है। ध्यान रखना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, एंड दिस इज व्हाट? 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो 1 AU इक्वल्स टू 150 मिलियन किलोमीटर्स। ये जो 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, अगर हम इस यूनिवर्स की बात करें तो किसी भी 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इनॉर्मस होता है, बहुत ज्यादा होता है। और उसको मेजर करने के लिए किलोमीटर्स में अगर हम मेजर करेंगे तो वो जो नंबर निकल करके आता है वो बहुत ज्यादा होता है। उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ यूनिट्स को डिराइव किया गया, जिससे कि हम इन मैक्सिमम डिस्टेंस पे सिचुएटेड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर सके आसानी से। तो उनमें से एक यूनिट है दैट इज नोन एज AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कुछ यूनिट और हैं, उनमें से कौन कौन सी यूनिट हैं? एक है लाइट ईयर। अब दोस्तों, ये लाइट ईयर
ये भी डिस्टेंस की यूनिट है। इसका डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, दैट इज 1 लाइट ईयर। और वो कितना है? 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर्स। दिस इज 1 लाइट ईयर। दिस इज 1 लाइट ईयर। ये 1 लाइट ईयर, ये लाइट ईयर भी दोस्तों डिस्टेंस की यूनिट है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो ध्यान रखना लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। अच्छा, इससे और बड़ी होती है, दैट इज पारसेक। तो 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर्स, 1 पारसेक। या फिर AU 1 parsec equals to 1 parsec equals to AU क्या है? ये ध्यान रखना, ये जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मेजर करने की मेजर 3 यूनिट है। पहली AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या है? सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसका एवरेज डिस्टेंस, दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स, दैट इज 1 AU। इससे ऊपर की जो यूनिट है दैट इज 1 लाइट ईयर। व्हाट इज 1 लाइट ईयर? दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year in vacuum, that is that distance is 1 light year। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो कितना है? 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर्स। इससे ऊपर एक और यूनिट दैट इज पारसेक, सो 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर्स। ध्यान रखना दोस्तों, इसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये अच्छा, जिस तरीके से ये अर्थ और सन के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो अर्थ का एक सैटेलाइट है, उस अर्थ के सैटेलाइट का नाम है मून या लूनार। ध्यान रखना, मून या लूनार। अब ये जो मून है ये भी तो चक्कर काट रहा है अर्थ के, है ना। तो इसके चक्कर काटने, अच्छा, इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है वो है लगभग 28 डेज का। देखो, अर्थ का जो ऑर्बिटल पीरियड है वो लगभग 365 डेज। अभी हम एग्जैक्ट बात करेंगे, एग्जैक्ट 365 डेज एंड 4 आवर्स, इसीलिए बोलते हैं लगभग 365 दिन, है ना। अर्थ जब सन को रिवॉल्यूट करती है तो पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन। ऐसा ही पूरा एक चक्कर जब मून लगाएगा अर्थ के, है ना। अर्थ सन को रिवॉल्यूट कर रही है, सन को ऑर्बिट कर रही है, और मून अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है ना। तो जब मून अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है तो मून एक पूरा चक्कर कितने समय में लगा लेगा? 28 डेज में। ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, जिस तरीके से अर्थ सन को रिवॉल्यूट कर रही है पहले मोशन पे, दूसरा मोशन क्या है अर्थ का? अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, अपने एक्सिस पे भी गोल 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 चक्कर काट रहे हैं, रोटेशन। आप अपनी एक जगह पे खड़े हो और गोल 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 घूमो, दैट इज द रोटेशन। ठीक है, और एक 400 मीटर का जो ग्राउंड है और उसको पूरा एक चक्कर लगा लिया, दैट इज द रिवॉल्यूशन। तो अर्थ का रिवॉल्यूशन भी है और रोटेशन भी है। तो रोटेशन लगभग 24 घंटा, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, दैट इज द एग्जैक्ट। एक रोटेशन लगभग 24 घंटा बोलते हैं, एग्जैक्ट 23 आवर्स
56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। अब जब अर्थ का रोटेशन मूवमेंट है तो क्या मून का भी रोटेशन मूवमेंट है? तो आंसर इज यस। वो कितने समय में? तो वो भी 28 डेज में। तो एक सवाल उठता है कि सर अर्थ से अगर कोई व्यक्ति अर्थ के एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है और मून को देख रहा है, तो मून का हमेशा एक ही फेस हमको दिखाई देगा, हमको उसका दूसरा फेस दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? उसका एक रीजन है कि अर्थ का, क्योंकि मून का जो ऑर्बिट पीरियड है और जो रोटेशन पीरियड है वो दोनों सेम है, वो दोनों के दोनों सेम है। 28 दिन में ऑर्बिट करता है, 28 दिन में ही रोटेट करता है, तो उसका दूसरा फेस आ ही नहीं पाता है सामने, ये कारण है। तो दोस्तों जब मून भी ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, तो इसके ऑर्बिट करने इन 28 दिनों के अंदर में एक समय ऐसा आता है जब मून अर्थ के सबसे करीब होता है, डिस्टेंस सबसे कम होता है, और दूसरा टाइम ऐसा आता है जब मून अर्थ से दूर होता है, डिस्टेंस बड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे समय पर जब मून मून अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है उसको बोलते हैं पेरिजी। वो है 3,62,600 किलोमीटर, पेरिजी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। और दूसरा है अपोजी, दैट इज 4,05,400 किलोमीटर्स, अपोजी, दैट इज द फारथेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन अर्थ एंड मून। अच्छा ध्यान रखना, जैसे इसमें डेट है ना 3 जनवरी और 4 जुलाई, इसमें कोई डेट नहीं है क्योंकि 28 दिन में चक्कर काट लेता है पूरा एक। तो जो फारदेस्ट एंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो 28 दिन में हो जाता है। तो कैसे पता पड़े कि ये जो डिस्टेंस है ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है फुल मून नाइट। फुल मून नाइट का मतलब होता है पूर्णिमा, पूरा का पूरा चांद दिखाई देता है ना। अगर किसी समय पर पे आपको जो मून है वो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, बोले अरे आज तो यार चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है यार, इसका मतलब मून उस दिन मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है। और मून है फुल मून लेकिन छोटा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस है ज्यादा। ये एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों दोनों के डिस्टेंस के बीच में बात हो गई। अब जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो है मोशंस ऑफ दीज प्लैनेटेसिमल्स। अर्थ का मोशन अभी हमने डिस्कस किया, दो हैं, एक रोटेशन अपने एक्सिस पे घूमना और दूसरा रिवॉल्यूशन इस सन को ऑर्बिट करना। सिमिलरली मून के भी मोशन है, अपने एक्सिस पे रोटेट करना और दूसरा अर्थ को रिवॉल्यूट करना। क्या सन का भी कोई मोशन है? हाँ बिल्कुल, सन भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और किसी को रिवॉल्यूट करता है, मतलब किसी के चक्कर काटता है। वो कौन है? वो है गैलेक्सी, मिल्की वे का सेंटर पॉइंट। हमारा सन उस मिल्की वे के सेंटर पॉइंट के चारों तरफ चक्कर काटता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, वो है मून। इस मून का अर्थ के चारों ओर चक्कर काटना से दो कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं। पहला है, दो कॉन्सेप्ट है एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब ये क्या है, मुद्दा माजरा क्या है? देखो बड़ा आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब अर्थ ऑर्बिट कर रही है इस सन को, है ना, और मून ऑर्बिट कर रहा है साथ में अर्थ को, तो कुछ ऐसे समय आ रहे हैं जब मून इस सन और अर्थ के बीच में है। एक समय ऐसा आ रहा है जब मून यहां पर पे है ना। एक सिचुएशन ये हो गई,
दूसरी सिचुएशन है कि अर्थ यहां पर है और मून यहां पर पे है। तो है सबसे इंपॉर्टेंट मोशन है मून का मोशन। मून अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसी के कारण से सोलर एक्लिप्स और उसी के कारण से लूनर एक्लिप्स दोनों होते हैं। अगर मून ऑर्बिट करते करते अर्थ और सन के बीच में आ गया तो हो जाएगा सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स, ठीक है। और अगर चक्कर काटते काटते एक सीधी रेखा में, लेकिन अर्थ के इस तरफ तो पहले सन फिर अर्थ फिर मून, तो ये हो गया लूनर एक्लिप्स। अब एक सबसे कमाल की बात, 28 दिन। क्या है 28 दिन? मून अर्थ के चारों ओर चक्कर काट लेता है। मतलब अगर इस पॉइंट से मून ने चक्कर काटना चालू किया तो 28 दिन में वापस यहां पर आ जाएगा। अब वापस यहां पे आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस 28 दिन में एक बार ये सन और अर्थ के बीच में आया एक लीनियर फॉर्म में, और एक बार ये अर्थ के पीछे गया, सन अर्थ मून, ये एक लीनियर फॉर्म में गए। इसका मतलब इस 28 दिन में एक बार लूनर एक्लिप्स आना चाहिए और इस 28 दिन में एक बार सोलर एक्लिप्स आना चाहिए, है ना? आना चाहिए, लेकिन क्या आता है? नहीं। क्यों नहीं आता? उसका एक कारण है। देखो दोस्तों, जिस तरीके से अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन का मतलब जिस एक्सिस पे अर्थ इस सन को ऑर्बिट करती है, तो सन का ऑर्बिटल प्लेन और अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन लगभग एक जैसा है। उसके बीच में कोई इंक्लिनेशन नहीं है। वो ऑर्बिट का पाथ कुछ झुका हुआ किसी भी तरीके का नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट अर्थ ऑर्बिटल प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द सन, तो एक सीधी रेखा में ये ऑर्बिट करती है सन को। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं मून के ऑर्बिटल प्लेन की, तो विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, मून का ऑर्बिटल प्लेन लगभग 5 डिग्री का इंक्लिनेशन का झुकाव मिलता है। जिसके कारण से क्या होता है, अब ये सन, अर्थ और मून एक लीनियर पोजीशन में तो आ जाते हैं, लेकिन 5 डिग्री का एक्सिस टिल्ट के कारण ये परफेक्ट लीनियर पोजीशन न बनकर ऊपर या नीचे हो जाता है, जिस कारण मून अर्थ की शैडो में नहीं आ पाता। और यह हर बार फुल मून पर लूनर एक्लिप्स इसी कारण से नहीं होता। अच्छा दोस्तों, जब ये जो टिल्ट है बिल्कुल एग्जैक्ट शैडो में आ जाता है, अर्थ की शैडो के अंदर में जब मून आ जाता है, तो लूनर एक्लिप्स हो जाता है। अब सेम सिस्टम सोलर एक्लिप्स के साथ भी है। न्यू मून पर जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, दैट इज न्यू मून। न्यू मून पर सन, मून और अर्थ एक लीनियर पोजीशन में तो आ जाते हैं, लेकिन वही 5 डिग्री का एक्सिस टिल्ट होने के कारण एक परफेक्ट लीनियर पोजीशन न बन करके मून फिर से ऊपर नीचे हो जाता है। तो मून की शैडो, डायरेक्ट शैडो अर्थ के ऊपर पे नहीं पड़ती और एक सोलर एक्लिप्स न्यू मून पर नहीं बनता। यही कारण है कि हर फुल मून पर लूनर एक्लिप्स और हर न्यू मून पर सोलर एक्लिप्स क्यों नहीं पड़ता। तो अब हम बात करते हैं कि जब लूनर एक्लिप्स एक्चुअल में पड़ता है, जब चंद्र ग्रहण होता है, तो होता क्या है। देखो, ये जो ब्लैक, टोटल ब्लैक रीजन आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं अंबरा, और ये जो पार्शियल ब्लैक रीजन आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं पेनम्बरा। ये जो मून है, इस पर अर्थ की जो शैडो पड़ती है, वो शैडो के 2 इफेक्ट होते हैं, एक टोटल शैडो रीजन और एक पार्शियल शैडो रीजन। जो पार्शियल शैडो रीजन है, उस शैडो रीजन को पेनम्बरा
शैडो रीजन बोला जाता है, और जो टोटल शैडो रीजन है उसको अंबरा शैडो रीजन बोला जाता है। तो दोस्तों इसी शैडो रीजन के बेसिस के ऊपर पे लूनर एक्लिप्स 3 तरीके के डिवाइड किए गए। पहला पेनम्बरल लूनर एक्लिप्स। अगर जब मून इस पेनम्बरा शैडो रीजन के अंदर में आता है तो होता क्या है कि देखो, आप इसको देखो, जब मून पेनम्बरल शैडो रीजन के अंदर में आता है तो इसका जो रंग है, वो जो चमक है वो थोड़ी कम हो जाती है। आप देखोगे यहां पर पे ये डीप पेनम्बरल रीजन के अंदर चला गया, ये थोड़ी सी इसकी चमक कम हो गई। तो इस समय पर जो लूनर एक्लिप्स है उसको बोलते हैं पेनम्बरल लूनर एक्लिप्स। और जब मून अंबरा शैडो के रीजन के अंदर में आ जाता है तो उस समय पर टोटलिटी या फिर टोटल लूनर एक्लिप्स को हम बोलते हैं। और इस अंबरल रीजन में जब मून रहता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। इसका मतलब टोटल लूनर एक्लिप्स के समय जो मून है उसका रंग लाल हो जाता है। अब ये लाल होता क्यों है? तो दोस्तों देखो, जब अर्थ की शैडो इस मून पे पड़ती है, जब अर्थ मून और सन के बीच में आ जाता है तो सन अर्थ के पीछे है, उसकी सनलाइट आ रही है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण से जो सनलाइट है ये स्कैटर हो जाती है। और स्कैटर होने के कारण से जो डिफरेंट वेवलेंथ कंसिस्ट करते हुए जो सनलाइट है उसमें जो रेड कलर है वो ज्यादा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, इस कारण से वो ज्यादा लंबे दूरी तक ट्रैवल करता है। ये एक रीजन है कि उस स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण से जो रेड कलर का स्कैटरिंग इफेक्ट है वो ज्यादा होता है और ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। और ये लाल रंग अंबरा रीजन के अंदर में इस मून के ऊपर पे पड़ता है और मून लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। और इसी कारण से कई बार टोटल लूनर एक्लिप्स को जब वो मून लाल दिखाई देता है तो उसको ब्लड मून भी कई लोग बोल देते हैं। अच्छा, दूसरा, जब मून आधा अंबरा में और आधा पेनम्बरा में होता है तो उस स्थिति के अंदर में पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है। तो लूनर एक्लिप्स 3 तरीके के होते हैं। एक टोटल लूनर एक्लिप्स जब वो अंबरा रीजन के अंदर में आ जाता है, एक पेनम्बरल लूनर एक्लिप्स जब वो पेनम्बरा रीजन के अंदर में होता है, उस समय पर जो एग्जैक्ट चमक है मून की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और पार्शियल लूनर एक्लिप्स जो कि आधा अंबरा रीजन में और आधा पेनम्बरा रीजन में। तो ये लूनर एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली अगर मैं सोलर एक्लिप्स की बात करूं तो दोस्तों सोलर एक्लिप्स के अंदर में भी भाई मून का ही रोल है ना। हर न्यू ये जो ध्यान रखना, लूनर एक्लिप्स ये फुल मून पर पे ही होगा हमेशा। लूनर एक्लिप्स फुल मून पे होगा, जब भी होगा फुल मून के का ही इवेंट होगा तब होगा। सोलर एक्लिप्स ये न्यू मून पे होगा। इस फुल मून को बोलते हैं पूर्णिमा और इस न्यू मून को बोलते हैं अमावस्या। तो ये चीज ध्यान रखना कि हर जब भी लूनर एक्लिप्स का इवेंट ट्रिगर होगा तो उस समय पर पे फुल मून रहेगा, और जब भी सोलर एक्लिप्स का इवेंट ट्रिगर होगा उस समय पर न्यू मून रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। अब सोलर एक्लिप्स में भी 3 तरीके के सोलर एक्लिप्स हैं। पहला है टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स जब मून सन को पूरा का पूरा ढक लेगा, है ना। अच्छा, यहां भी देखो, जो हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था पेरिजियन अपोजी का, ध्यान रखना, पेरिजी एंड अपोजी। पेरिजी में क्या, मून और अर्थ का क्लोजेस्ट डिस्टेंस, और अपोजी में क्या, मून और अर्थ का फारदेस्ट डिस्टेंस। तो अगर सोलर एक्लिप्स की पोजीशन बन रही है और उसमें मून पेरिजी पर पे है तो क्या होगा, हमको भाई हमारी अर्थ के करीब है ना चंद्रमा, देखो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, सन अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ा है तो मून से तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा ही। तो भाई मून की क्या बसात की सन को ढक ले, लेकिन ये पूरा खेल है दोस्तों डिस्टेंस का।
क्योंकि सन इतनी ज्यादा दूरी पे है कि उस डिस्टेंस के कारण से सन छोटा दिखाई देता है, और अगर मून अर्थ से कम डिस्टेंस पे है तो मून हमको बड़ा दिखाई दे रहा है। तो वो डिस्टेंस के कारण से ही ये जो मून है वो सन को पूरा का पूरा ढक लेता है, और उसी इवेंट को बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। उसी इवेंट को क्या बोलते हैं? टोटल सोलर एक्लिप्स। जिस समय हमको सन का वो कोरोना वाला पार्ट दिखाई देता है ना, देखो ये जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है ये चारों तरफ, ये सब कोरोना है, ये हमको नॉर्मल पोजीशन पे दिखाई नहीं देगा। अच्छा, दूसरा टाइप क्या है सोलर एक्लिप्स का? वो है एन्युलर सोलर एक्लिप्स। मतलब क्या? इसमें भी मून सन को पूरा तो ढक रहा है, लेकिन देखो अगेन अपोजी वाली पोजीशन का मतलब क्या है कि मून का डिस्टेंस अर्थ से दूर है, बहुत दूर है ना, अपने फारदेस्ट पोजीशन पे है। तो कभी सोलर एक्लिप्स की पोजीशन बन रही है लेकिन मून का डिस्टेंस अर्थ से दूर है, तो मून हमको छोटा दिखाई देगा, तो वो सन को पूरा नहीं कवर कर पाएगा। तो वो सन के सामने तो आ रहा है और उसकी शैडो हमारे अर्थ पे उस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पड़ तो रही है, लेकिन वो सन को पूरा नहीं ढक पा रहा है, जिस कारण से इस तरीके के एक्लिप्स को एन्युलर सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। और तीसरे तरीके का जो सोलर एक्लिप्स है वो है पार्शियल। जब मून आधा ढक लेता है सन को, तो उस समय पर पार्शियल सोलर एक्लिप्स हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, लूनार एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स की, और इनका इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर पे पड़ता है, काफी ज्यादा इम्पैक्ट है। ये जो पोजीशन है अर्थ की, मून की और सन की, इन स्पेसिफिकली इन तीनों प्लैनेटेसिमल्स की पोजीशन का इस अर्थ के ऊपर पे स्पेसिफिक इम्पैक्ट पड़ता है। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगले वीडियो में हम और लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें जो अर्थ का रोटेशन है, रिवॉल्यूशन है, उससे सीजन, डे नाइट, डे टाइम वगैरह, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।